अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर। आज की इस लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 6 में हमने डिस्कस करना है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। और इस टॉपिक से रिलेटेड स्टूडेंट के जहन में बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं कि सर सबसे पहले यानी यहाँ पे आपके पास जो वेक्टर है उसको हम रिजोल्व क्यों करते हैं, इसका रिजल्ट क्या है। तो साथ ही साथ इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी रीजनिंग क्वेश्चन हैं उसको भी इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट इट। रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, ये आपके पास टॉपिक का नाम है। यहाँ पे मैंने इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है। अगर डेफिनेशन समझ में नहीं आया तो कोई मसला नहीं है, आपको मैं यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। मैं बार बार हर लेक्चर में रिपीट करता हूँ कि फिजिक्स को अगर आपने समझना है तो डायग्राम के थ्रू आप आसानी से उनको समझ सकते हो। The process of splitting a vector into two or more components is known as the resolution of a vector. वेक्टर को उनके कंपोनेंट में आपने रिजोल्व करना है, दो या दो से ज्यादा, और उसको हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट के जहन में क्वेश्चन होते हैं कि सर ठीक है, वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में क्या कर सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं, एक्स और वाई। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, टू आर मोर कंपोनेंट। टू आर मोर का मतलब ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल अगर कोई भी वेक्टर है उसको हम एक्स और जी की कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो ठीक है क्या कर सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर आपके पास तीसरा कोई कोऑर्डिनेट से जैसे जी एक्सेस यानी एक्स वाई जी, आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो 3D में है, तो वहां पे आपने क्या करना है, वेक्टर को तीन कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, टू आर मोर। और टू आर मोर का मतलब ये है कि आप उस वेक्टर को दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं। दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा यानी तीन हो सकते हैं, तीन से ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो 3D या एक्स कंपोनेंट में रिजोल्व होगा या वाई में रिजोल्व होगा और साथ ही जी में रिजोल्व होगा, वो जो आपके पास वेक्टर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है लेकिन वो अगर 2D में है तो एक्स और वाई कंपोनेंट में रिजोल्व होगा। लेकिन अगर कोई वेक्टर आपके पास 3D में है तो वहां पे आपके पास वेक्टर का जो रेजोल्यूशन है वो फॉर एग्जांपल एक्स में भी होगा और वाई एक्सेस में भी होगा और साथ ही जी एक्सेस में भी होगा, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल डेफिनेशन क्या है कि यहाँ पे ये वो प्रोसेस है जिसमें हम वेक्टर को दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स में उसको हम क्या करें, रिजोल्व करें। तो इसका मीनिंग यानी मतलब तो मैंने बता दिया, लेकिन डेफिनेशन जो है वो डायग्राम के थ्रू आप आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले आपके पास एक एग्जांपल ये रहा, और ये आपके पास क्या है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास मास है, ठीक है। ये आपके पास मास है, ठीक है, एक स्फीयर है और इसका कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है। और इसके ऊपर आप क्या, इस 10 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में आप लगा रहे हो और एक दूसरा स्टूडेंट से या जो भी है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन पर यानी फोर्स लगा रहे। इस मास पर दो फोर्सेस लग रही, एक इस डायरेक्शन में दूसरा इस डायरेक्शन में। अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो आप आसानी से बता सकते कि सर इसका रिजल्टेंट बिल्कुल सीधा होगा। ये इसका रिजल्टेंट है, ये जो आपके पास जिसको मैंने ग्रीन मार्कर से मेंशन किया है, ठीक है, ये रिजल्टेंट। और ये आपके पास वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी यानी फोर्स है। फोर्स को हम वेक्टर कह सकते हैं क्योंकि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ ही डायरेक्शन भी होते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, एक स्टूडेंट इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगा रही, इस मास के ऊपर, दूसरा उस डायरेक्शन में, ठीक है। और इसका जो रिजल्टेंट है, ये मास कैसे मूव होगा, ये आगे की तरफ स्ट्रेट लाइन में मूव होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 10 न्यूटन का फोर्स है, वहां पे भी 10 न्यूटन का फोर्स है। अब ये जो आपके पास रिजल्टेंट है, इस रिजल्टेंट के दो कंपोनेंट्स आपको नजर आ रहे, एक ये है और एक वो। अगर ये दो फोर्स ना होते तो तीसरा जो आपके पास फोर्स है यानी ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, और ये आप यानी हासिल नहीं कर सकते, ऑब्टेन नहीं कर सकते अगर ये दो फोर्स ना हो। तो हमेशा आपके पास
जो भी वेक्टर है और उस वेक्टर को जब आप रिजोल्व करते हो एक्स और वाई कंपोनेंट, अगर उसके एक्स और वाई कंपोनेंट ना हो तो वो जो वेक्टर है वो मौजूद ही नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो रिजल्टेंट है ये किसकी वजह से आए और ये रिजल्टेंट किसके ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं, इस 10 न्यूटन फोर्स की वजह से और इस 10 न्यूटन फोर्स की वजह से ये रिजल्टेंट हमने ऑब्टेन किया। ठीक है, अब एक दूसरा है आपके पास, ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक इसको हम इंक्लाइन प्लेन भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक स्लोप बना हुआ है, इस पर एक ब्लॉक है। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, इसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, इस पर आप फोर्स लगा रहे हो नीचे की तरफ से। ठीक है, तो ये जो फोर्स आप लगा रहे हो यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स होगा, यानी आप जो फोर्स लगा रहे हो वो कुछ ना कुछ होगा, 5 न्यूटन होगा, 10 होगा, 12 होगा, जो भी होगा। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, ये जो ब्लॉक है आप ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका जो फोर्स है वो दो कंपोनेंट में डिवाइड है। कैसे? वो इस तरीके से डिवाइड है कि ये रहा आपके पास एक ये कंपोनेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सेस, और ये आपके पास है वाई। अब फॉर एग्जांपल ये जो आप फोर्स लगा रहे हो ये फोर्स दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गया, एक्स और वाई। क्यों? कैसे? ये जो फोर्स लगा रहे इस फोर्स का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है, कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो एक्स कंपोनेंट, यानी फॉर एग्जांपल यहां से ये फोर्स जब आप लगा रहे हो तो साथ ही साथ एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी चेंजेस आ रहे हैं और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी चेंजेस आ रहे हैं। जब आप इस तरीके से फोर्स लगा रहे हो तो एक्स और वाई दोनों चेंज होने की वजह से यहाँ पे आप कह सकते हैं कि वेक्टर है जो आपके पास, इस वेक्टर ए के दो कंपोनेंट है, एक एक्स है और दूसरा वाई है। क्यों? क्योंकि जब आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो एक्स और वाई के डायरेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं और चेंजेस आने की वजह से आप क्या कह सकते हो कि इसका एक्स कंपोनेंट भी है और वाई कंपोनेंट। साथ ही साथ एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल आप अगर क्वेश्चन करें, आपकी जहन में ये क्वेश्चन क्रिएट भी होगा कि सर वेक्टर को रिजोल्व क्यों करते हैं। वेक्टर को आपने उस वक्त रिजोल्व नहीं करना है अगर वो वेक्टर, यानी आपके पास एक वेक्टर है फॉर एग्जांपल, अगर वो बिल्कुल उसने यानी एंगल नहीं बनाया है और एक्स एक्सेस पर है तो उसका जो वाई कंपोनेंट है वो क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर वो वेक्टर वाई एक्सेस पर है, ठीक है, ये है, तो वहां पे भी आपके पास क्या होगा, वहां पे भी आपका एक्स कंपोनेंट 0 होगा और वाई कंपोनेंट क्या होगा, वाई कंपोनेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, लेकिन एक्स कंपोनेंट 0 होगा। ये आप प्रूव भी कर सकते हो और साबित भी कर सकते हो, इसका फार्मूला आगे मौजूद है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन करें कि ठीक है सर यहाँ पे आपके पास एक्स कंपोनेंट पे फॉर एग्जांपल एक्स कंपोनेंट पे अगर कोई भी वेक्टर है, यानी इसका रिजल्टेंट आपके पास मौजूद है, ये रहा। ठीक है, इसका जो रिजल्टेंट है या इसका जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का, ये रहा। ये बाद में मैं आपको बता दूंगा लेक्चर के एंड पर। ठीक है, कि ये कैसे 0 होगा, फार्मूले के थ्रू भी आप इसको प्रूव कर सकते हो। मैंने क्या कहा कि अगर कोई भी वेक्टर एक्स एक्सेस पर है या वाई एक्सेस पर है तो यहाँ पे वो वेक्टर जो है उसको रिजोल्व करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर वेक्टर एक्स कंपोनेंट यानी एक्स एक्सेस पर नहीं है या वाई एक्सेस पे भी नहीं है और वो लाई कर रहे हैं इन बिटवीन एक्स और वाई, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, इस वेक्टर को आपने रिजोल्व करना है। आपकी जहन में जो क्वेश्चन था उसका रीजन मैंने बता दिया कि वेक्टर हम रिजोल्व क्यों करते हैं। इसका रीजन ये है कि वेक्टर आपने उस वक्त रिजोल्व करना है जब वेक्टर एक्स और वाई के इन बिटवीन, ठीक है, जहां पे लाई करे या वहां पे लाई करे या यहां पे लाई करे, जहां पे भी, लेकिन वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाई कर रहा, दोनों के दरमियान। ठीक है, तो वहां पे आपने वेक्टर को क्या करने, रिजोल्व करने, और बिल्कुल दरमियान होना भी जरूरी। ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो वेक्टर है वो बिल्कुल सेंटर में नहीं, वेक्टर जो आपके पास है आपने उस वक्त रिजोल्व करने हैं कि वो एक्स के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाए, फिर आप वेक्टर को क्या करें, रिजोल्व करें। लेकिन अगर उसने यहाँ पे एक्स के साथ
एंगल 0 बनाया है और फिर आपने उस वेक्टर को रिजोल्व नहीं करना, लेकिन अगर उस वेक्टर ने 90 डिग्री का एंगल बनाया है तो फिर भी आपने वेक्टर को रिजोल्व करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उसका वो एक्स कंपोनेंट 0 है और वाई कंपोनेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू। ठीक है, तो ये था आपके पास इसके पीछे जो रीजन था कि वेक्टर को हम रिजोल्व क्यों करते हैं, उसका रीजन मैंने बता दिया, और कैसे आपने रिजोल्व करना है उसका तरीका भी मैंने बता दिया कि अगर वेक्टर 2D में है तो वहां पे वेक्टर x और y कंपोनेंट में रिजोल्व होगा, लेकिन अगर वेक्टर 3D में है, 3 डायमेंशन में है, तो वहां पे वेक्टर x, y और z कंपोनेंट में क्या होगा? रिजोल्व होगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये रहा आपके पास ये जो वेक्टर a है, इस वेक्टर ए का x कंपोनेंट प्लस ए वाई कंपोनेंट, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। क्यों? कैसे? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो आपके पास वेक्टर है, ये वेक्टर ए इक्वल टू किसके इक्वल होता है? सर ये x और y कंपोनेंट में इसको हमने क्या क्या रिजोल्व किया, ये रहा x प्लस ए वाई, ये इसके कंपोनेंट है x और y। हाँ, अगर ये 3D में होता तो आगे में क्या लिखता? x प्लस ए वाई प्लस ए जेड। ठीक है, तो ये रहा आपके पास, मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, यानी ए का जो x कंपोनेंट है उसका वैल्यू भी हमने मालूम करना है और ए का जो y कंपोनेंट है उसका वैल्यू भी हमने यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो डेरिवेशन फॉर x cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये बेस कहाँ से आया, एक्स कहाँ से आया, ये रहा आपके पास, आपको नजर आ रहे हैं। ये जो वेक्टर था, इस वेक्टर को मैंने रिजोल्व किया इनके कंपोनेंट में, एक्स और वाई कंपोनेंट में। कौन से कंपोनेंट में? एक्स और वाई कंपोनेंट में। ये रहा आपके पास, आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अब ये आपके पास एक्स, यानी इसको मैंने ए एक्स का नाम दिया और इसका मैंने क्या नाम दिया? ए वाई। और ये जो आपके पास, इसको भी ए वाई कह सकते हो, उसको भी ए एक्स कह सकते हो, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में इक्वल है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी आपस में इक्वल है। ये रहा, इसको मैंने ए वाई का नाम दिया, यानी इस वेक्टर को हमने रिजोल्व किया एक्स और वाई कंपोनेंट में। ठीक है, इस वेक्टर ने यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल भी बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, इसको आपने याद करना है। और बेस आपके पास क्या है? बेस ये रहा, ये बेस है। अब इससे मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये आपके पास बेस है, ये रहा, और ये आपके पास परपेंडिकुलर है, और ये जो आपके पास है, ये जो फॉर एग्जाम्पल ये जो वेक्टर ए है जिसको हमने रिजोल्व किया, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है एच वाई पी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म से मैं शो कर रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करना है, बेस ए एक्स है, हाइपोटेन्यूज वेक्टर ए था वो रहा, मैंने मेंशन किया। ठीक है, उसके बाद ये डिवाइड में था, इस साइड पे मल्टीप्लाई में आया, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे ये डिवाइड में था, उस साइड पे सर ये मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, और मल्टीप्लाई में जब आया ए कोस थीटा इक्वल टू ए एक्स, और आर आ गया ए एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा। आप अगर क्वेश्चन करें कि एक्स के साथ कोस क्यों लगते हैं, उसका रीजन भी आपके सामने है। ये रहा, ए एक्स की वजह से यहाँ पे उसके साथ क्या लगा? कोस लगा। ठीक है, और साथ ही साथ दूसरा जो आपके पास डेरिवेशन है वो है वाई, क्योंकि इस इक्वेशन में हमने ए एक्स का वैल्यू मालूम किया, एक्स कंपोनेंट का वैल्यू मालूम किया, ए का जो एक्स कंपोनेंट था और ए का जो वाई कंपोनेंट है वो भी यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू ए वाई, परपेंडिकुलर आपको नजर आ रहे हैं कि इसके इक्वल है ए वाई की, और आपके पास जो हाइपोटेन्यूज है वो आपके पास ए के इक्वल है, वहां पे मैंने आपको बताया था हाइपोटेन्यूज इक्वल टू ए, आपको नजर आ रहा है। उसके बाद हमने क्या किया, बिल्कुल सेम तरीका वही है, और यहाँ पे ये जो ए वाई था आपको नजर आ रहे, ये ए वाई यहाँ पे डिवाइड में था, उस साइड पे क्या होगा सर? मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा के साथ। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई किया, आर लिखा, ए वाई इस साइड पे इक्वल टू ए साइन थीटा, और ये जो आपके पास वैल्यू था इसको मैंने इक्वेशन 1 के अंदर पुट किया, आपको नजर आ रहे ए वाई ए एक्स की जगह, यानी ए का जो एक्स कंपोनेंट है उसकी जगह ए कोस थीटा लगा, और प्लस ए वाई, ए का जो वाई कंपोनेंट है
वहां पे मैंने ए साइन थीटा लिखा। कैसे लिखा? आपके सामने इक्वेशन वन, एक इक्वेशन ये रहा और दूसरा आपके पास ये रहा। उसके बाद मैंने क्या किया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मुझे चाहिए। और यहाँ पे आपके पास वेक्टर को जो मैंने रिजोल्व किया, वो मैंने रिजोल्व किया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इसके बाद लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7, वहां पे हमने दोबारा इसको डिस्कस करना है। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ गया तो आपके लिए यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है, यानी वेक्टर को आपने रिजोल्व करना है थ्रू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो वो आपके लिए इजी है। ठीक है, यूजिंग पिथागोरस थ्योरम। ये पिथागोरस थ्योरम आपने क्लास 9 का जो मैथमेटिक्स बुक है वहां पे भी है और शायद मैट्रिक में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर को हटाने के लिए यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट लगाया और स्क्वायर रूट स्क्वायर की वजह से कैंसिल, यहाँ से तो कैंसिल नहीं हो रहे। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, मोड है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या, ये आपको नजर आ रहे हैं, हाइपोटेन्यूज बराबर है किसके, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू ए। आपको इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है सर, हाइपोटेन्यूज आपके पास ए के इक्वल है। बेस किसके इक्वल है, ए का जो एक्स कंपोनेंट है। परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, ए का जो वाई कंपोनेंट है। ठीक है, तो मैंने वैल्यू पुट किया मैग्नीट्यूड ए, ये रहा, यहाँ से हाइपोटेन्यूज की जगह मैंने मैग्नीट्यूड मोड लगाया क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड मालूम करना है, तो मैग्नीट्यूड को मालूम करने के लिए आप मोड लगा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, बेस आपके पास किया वो आपको पता है कि ए का जो एक्स कंपोनेंट है उसके ऊपर मैंने स्क्वायर लगाया। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, ए का जो वाई कंपोनेंट है उसके ऊपर भी मैंने स्क्वायर लगाया। यह आपके पास मैग्नीट्यूड का फार्मूला है फॉर 2D। ठीक है, वेक्टर को जब आपने रिजोल्व करना है, यानी वो वेक्टर जब 2D में लाई कर रहा हूं तो उसकी मैग्नीट्यूड का ये फार्मूला है। ये न्यूमेरिकल में भी आगे यूज होगा, तो आप कोशिश करें इसको आपने क्या करना है, अंडरलाइन करें और इसको याद भी करें। फॉर स्पेस, ये न्यूमेरिकल में ज्यादातर आया तो नहीं है, लेकिन यूनिट वेक्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है वहां पे आ सकते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर को स्पेसिफाई करने के लिए आई, जे और के, इससे पहले जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको डिटेल से बताया है। ठीक है, और फॉर स्पेस यानी वहां पे 3D स्ट्रक्चर का बात हो रहे, 3D स्ट्रक्चर की बात हो रही है। ठीक है, यानी अगर कोई वेक्टर 3D में लाई कर रहा हूं और उसको आपने रिजोल्व करना है तो आप सिंपल क्या करें, ए का एक्स कंपोनेंट, ए का वाई कंपोनेंट और ए का जेड कंपोनेंट के ऊपर आपने क्या करना है, स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, सेम टू सेम वही। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का डायरेक्शन आपने कैसे मालूम करना है, क्योंकि वेक्टर के दो चीजें आपको पता है कि वेक्टर को डिफाइन कैसे करना है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है और वेक्टर का डायरेक्शन भी होता है। तो यहाँ पे भी सिंपल, वेक्टर का मैग्नीट्यूड को मैंने फाइंड किया और वेक्टर का डायरेक्शन आपने कैसे फाइंड करना है, तो वो थीटा के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये इसका फार्मूला है। परपेंडिकुलर आपको पता है कि ए का जो वाई कंपोनेंट है उसको हम परपेंडिकुलर कह सकते हैं, आप ये रहा ए का जो वाई कंपोनेंट है, और बेस ए का जो एक्स कंपोनेंट है उसको हम क्या कह सकते हैं, बेस। वैल्यू मैंने पुट किया, ये रहा ए वाई कंपोनेंट और ए का एक्स कंपोनेंट। ये कैसे पुट किया बता चुका हूं डायग्राम के थ्रू, वहां पे मैंने आपको समझाया है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, आपके पास ये रहा थीटा का वैल्यू, सॉरी ये थीटा यहाँ पे और टेन उस साइड पे इनवर्स में आ गया। क्यों इनवर्स में आया, आप अगर क्वेश्चन करें कि इसके ऊपर टेन इनवर्स कैसे आया, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, उस साइड पे डिवाइड में आ गया। डिवाइड के बाद यानी 1/10 आ गया, और 1/10 आप कैसे लिख सकते हो, ये रहा 1/10, ये आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 10 इनवर्स, क्योंकि ये वहां पे यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, उस साइड पे डिवाइड में चला गया, तो 10 इनवर्स और ए का वाई कंपोनेंट और ए का वाई कंपोनेंट से मैंने डिवाइड किया ए का जो एक्स कंपोनेंट है, यानी वाई कंपोनेंट को मैंने एक्स कंपोनेंट से डिवाइड किया। और ये आपके पास किसी भी वेक्टर का, अगर वो वेक्टर 2D में लाई कर रहा हो तो उस वेक्टर का जो डायरेक्शन है उसको मालूम करने के लिए ये फार्मूला है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था कि फॉर एग्जांपल आप अगर क्वेश्चन करें कि सर आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने अभी हमें ये बताया था कि अगर वेक्टर एक्स कंपोनेंट पे लाई कर रहा हो, एंगल इक्वल टू 0 हो,
यानी वो एंगल बिल्कुल यानी जीरो एंगल है, कुछ ना कुछ फॉर एग्जांपल कुछ एंगल भी ना बनाया हो, ठीक है, और वो बिल्कुल एक्स कंपोनेंट पे लाई करे, कोई भी वेक्टर है, तो उसको रिजोल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका वाई कंपोनेंट इक्वल टू जीरो है और उसका एक्स कंपोनेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। आप अगर क्वेश्चन करें कि सर ये कैसे, ये आप बता दें, तो मैं आपको ये यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि आपने करना कैसे। ये रहा आपके पास, अभी आपको मैंने बताया था कि ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, ठीक है, और ए एक्स ये रहा और ए का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास वेक्टर है, और ए का फॉर एग्जांपल कोस आपने फिर लगाया, थीटा कितना था, थीटा सर जीरो है, तो कोस जीरो इक्वल टू क्या होता है, हमेशा कोस जीरो इक्वल टू क्या होगा, वन। तो आपने क्या लिखा, कोस जीरो इक्वल टू वन, यानी ए एक्स का ये आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे ए वाई कंपोनेंट के बारे में बात करें कि ए वाई कंपोनेंट इक्वल टू ए साइन थीटा, तो आपने यहाँ पे ए इक्वल टू ए और साइन, साइन ये रहा, थीटा का वैल्यू जीरो है, तो साइन जीरो इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे आपके पास क्या आया, यानी यहाँ पे ए वाई कंपोनेंट क्या आया, जीरो आ गया, ठीक है। हाँ, आप अगर क्वेश्चन करें कि ठीक है सर, यहाँ पे क्योंकि वेक्टर एक्स कंपोनेंट पे लाई कर रहा था, जिसकी वजह से उसका कुछ ना कुछ वैल्यू भी आ गया, लेकिन वेक्टर जो है वो बिल्कुल एक्स कंपोनेंट पे लाई तो कर रहा था, लेकिन वाई कंपोनेंट पे लाई ही नहीं कर रहा था, तो वाई कंपोनेंट इक्वल टू जीरो आ गया। वो मैंने साबित भी कर दिया, प्रूव भी कर दिया मैथमेटिकली फार्मूले के थ्रू, ठीक है। आप अगर क्वेश्चन करें कि नहीं सर, आप हमें ये बता दें कि ठीक है सर, यहाँ पे वेक्टर लाई कर रहा था कौन सी कंपोनेंट पे, एक्स कंपोनेंट पे, लेकिन अब वेक्टर जो है वो लाई कर रहा है कौन सी कंपोनेंट पे, सर वाई कंपोनेंट पे। अब एक्स यहाँ पे जीरो कैसे होगा, फार्मूले के थ्रू इसको साबित करें। तो ठीक है, मैंने कहा कि ये ए एक्स यानी ए का जो एक्स कंपोनेंट है वो इक्वल टू ए कॉस थीटा होता है, ठीक है, और ए ये रहा, ए यानी वेक्टर ए का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, कोस ये रहा आपके पास आ गया कोस 90, क्योंकि एंगल कितना बना रहे, ये रहा आपके सामने है 90 का एंगल बना रहे बेस के साथ, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या होगा सर, यहाँ पे ए cos 90 इक्वल टू जीरो होगा, यह रहा ए का जो एक्स कंपोनेंट है वो जीरो आ गया, मैथमेटिकली मैंने प्रूव किया, साबित किया, क्योंकि cos 90 इक्वल टू जीरो होता है। अब अगर क्वेश्चन करें कि इसका जो y कंपोनेंट है उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, वो भी मैं बता रहा हूँ, यह आपके सामने ए वाई कंपोनेंट इक्वल टू ए साइन थीटा, यह रहा। उसके बाद फिर क्या होगा सर, ए का वैल्यू, ए का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, ठीक है, और साइन ये रहा आपके पास, लेकिन यहाँ पे साइन 90, और हमेशा साइन 90 कैलकुलेटर में आप चेक कर सकते हो, साइन 90 इक्वल टू क्या होता है, 1। सर ए का जो y कंपोनेंट है उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर y कंपोनेंट पर लाई कर रहा था और कंप्लीटली यानी 90 का एंगल बना रहा था, जिसकी वजह से उसका जो x कंपोनेंट है वो इक्वल टू जीरो आ गया। इसलिए मैंने आपको बताया भी था कि लेक्चर के एंड में मैं आपको बता दूंगा कि ये आप मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हो, आपके पास प्रूव है। तो अब मैंने आपको वो बता दिया, आपकी जहन में जो रीजनिंग क्वेश्चन थे, इसके अलावा फिर भी आपकी जहन में अगर कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद आज का लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 6 समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।